अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द मीडिएटर्स आर शॉर्ट लिव्ड। ये भी हमने पीछे एक पॉइंट था कि कैसे हम इन्फ्लेमेशन को टर्मिनेट करते हैं, तो उसमें यही था कि मीडिएटर्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं तो वो खुद ही खुद ख़त्म हो जाते हैं। दे क्विकली डिके और आर इनएक्टिवेटेड बाय एंजाइम्स, या तो एंजाइम्स इन्हें इनएक्टिवेट करते हैं या कुछ और तरीके से ये क्या हो जाते हैं, स्कैवेंज्ड हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। एनीवेज ये ख़त्म हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं मीडिएटर्स अपना काम नहीं कर रहे। देयर इज़ दस अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस दैट रेगुलेट्स मीडिएटर्स एक्शंस। तो कह रहे हैं चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है जो मीडिएटर के एक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। दीज बिल्ड इन कंट्रोल मैकेनिज्म्स आर डिस्कस्ड इन ईच क्लास ऑफ मीडिएटर। अभी तो हम कलेक्टिव बातें पढ़ रहे हैं। वन मीडिएटर कैन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ अदर मीडिएटर्स। एक मीडिएटर अगर रिलीज़ होता है तो वो दूसरे मीडिएटर्स को भी रिलीज़ करवाता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करवाते हैं, हिस्टामिन को रिलीज़ करवाते हैं। एंड साइटोकाइन TNF, और अगर जो साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है वो क्या करता है, एंडोथेलियल सेल्स पर एक्ट करता है और फिर दूसरे साइटोकाइन जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 और कई कीमोकाइंस हो गए उनकी प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। The secondary mediators may have the same actions as the initial mediators but also may have different and even opposing activities। अब कह रहे हैं कि जो एक मीडिएटर दूसरे मीडिएटर्स को रिलीज़ करवाते हैं ना, तो जो दूसरे रिलीज़ हुए बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन, जो दूसरे रिलीज़ हुए हैं उनका या तो सेम एक्शन हो सकता है अपने पिछले मीडिएटर की तरह जिसने इन्हें रिलीज़ करवाया था, या तो फिर डिफरेंट हो सकता है या बिल्कुल ही ऑपोजिट एक्टिविटी भी शो कर सकता है, ठीक है। और तो यह क्या करता है, या तो एम्पलीफाई करता है कुछ मैकेनिज्म को, बढ़ा चढ़ा देता है, या फिर क्या करता है सर्टेन इंस्टेंसेस के अंदर काउंटर एक्ट करता है, अपोजिट करता है काम, तो काउंटर एक्ट कर सकता है। द इनिशियल एक्शन ऑफ अ मीडिएटर किसके काउंटर एक्ट कर सकता है, इनिशियल मीडिएटर के, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़े थे कि हमारे पास कुछ वेजो एक्टिव अमाइंस होते हैं, पढ़ा था। तो अब हमने यहाँ पढ़ना है वेजो एक्टिव अमाइंस, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हमारे पास वेजो एक्टिव अमाइंस होते हैं जो हमने कहा था कि कहाँ से रिलीज़ होते हैं, इंट्रासेलुलर ग्रैन्यूल्स से, या प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स इन्हें रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि हमारे पास वेजो एक्टिव अमीन्स होते हैं, उन्हें ये नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इनके कुछ एक्शंस होते हैं ब्लड वेजल्स पर। अब वेजो एक्टिव जाहिर सी बात है वेजल्स पर एक्ट होगा, और वो कौन से होते हैं जो इन वेजल्स पर एक्ट करते हैं, वो हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। ये या तो स्टोर किए जा सकते हैं प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इन सेल्स के अंदर, ठीक है। प्री फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। एंड आर देयरफॉर अमंग द फर्स्ट मीडिएटर्स टू बी रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। तभी ये बिल्कुल ही पहले मीडिएटर्स हैं जो कि सबसे पहले रिलीज़ होते हैं इन्फ्लेमेशन में। अगर जो भी मीडिएटर सबसे पहले रिलीज़ होता है वो वेजो एक्टिव अमीन्स होते हैं, मतलब कि वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन होते हैं। याद रखिएगा ये बात, सबसे पहले जो हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं वो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन होते हैं, जिनका कलेक्टिव नाम वेजो एक्टिव अमीन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये प्री फॉर्म्ड है ना, एक चीज़ बनी बनाई है भाई, रिलीज़ करने में क्या देरी। द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ हिस्टामिन आर मास्ट सेल्स विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू एडजेसेंट टू ब्लड वेजल्स। कह रहे हैं जो हमारे पास रिचेस्ट सोर्स है हिस्टामिन का वो कौन से होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, क्योंकि हमने सेल्स में स्टोर करके रखते हैं तो मास्ट सेल्स में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। और ये मास्ट सेल्स कहाँ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, ब्लड वेजल्स के बिल्कुल ही एडजेसेंट। ओके, हमने क्या कहा, ब्लड वेजल्स के एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, उनमें होते हैं मास्ट सेल्स, वहाँ से रिलीज़ होते हैं हिस्टामिन ज़्यादा से ज़्यादा। हिस्टामिन ऑल्सो इज़ फाउंड इन ब्लड बेजोफिल्स एंड प्लेटलेट्स। हिस्टामिन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ना सिर्फ मास्ट सेल्स में से बल्कि ब्लड बेजोफिल्स से और प्लेटलेट्स से भी होते हैं। तो हिस्टामिन हो गए 3 जगहों से रिलीज़, मास्ट सेल्स, ब्लड बेजोफिल्स एंड प्लेटलेट्स। इट इज़ स्टोर्ड in mast cells granules and is released by degranulation in response to a variety of stimuli। अब जाहिर सी बात है स्टिमुला से रिलीज़ करेगा, लेकिन डीग्रेनुलेशन के थ्रू काम चल रहा होता है, ठीक है। ये मास्ट सेल्स में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, और ये रिलीज़ होते हैं डीग्रेनुलेशन के थ्रू। किसकी वजह से, एक किसी स्टिमुलाई की वजह से, जैसे कि फिजिकल इंजरी सच एज ट्रॉमा, कोल्ड और हीट बाय अननोन मैकेनिज्म भी हो सकता है। सेकेंडली, बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ टू मास्ट सेल्स। एंटीबॉडीज़ आके मास्ट सेल्स से रिलीज़ अटैच हो गए तो क्या होगा, रिलीज़ करने लगेंगे वो हिस्टामिन को, विच अंडरलाइज इमीडिएटली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस इंटर्न हो जाते हैं जब मास्ट सेल्स के साथ कोई एंटीबॉडी आके लग जाए जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज़ हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कार्ड
एनाफाइलेटॉक्सिन्स, या फिर क्या हो जाते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं एनाफाइलेटॉक्सिन्स, जैसे कि C3 एंड C5 है, मतलब जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करवा सकते हैं, हिस्टामिन को रिलीज़ करवा सकते हैं। एंटीबॉडीज़ एंड complement products bind to specific receptors with mast cells and trigger signaling pathway that induce rapid degranulation। वही बात होगी, डीग्रेनुलेशन के थ्रू काम चल रहा होता है, तो वो क्या करवाते हैं, डीग्रेनुलेशन करवाते हैं। कौन करवाता है, जब हम ये कहें कि एंटीबॉडीज़ आके कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स ये दोनों आकर अगर मास्ट सेल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो फिर सिग्नल्स अराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डीग्रेनुलेशन होती है, और फिर क्या होता है, हिस्टामिन अपना काम दिखाते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स जैसे कि सब्सटेंस पी एंड साइटोकाइंस जैसे कि IL-1 एंड IL-8 ऑल्सो मे ट्रिगर रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स। द लास्ट वन न्यूरोपेप्टाइड्स हैं और साइटोकाइंस हैं। सही हो गया कि न्यूरोपेप्टाइड, साइटोकाइंस और ये क्या करवाते हैं, हिस्टामिन्स को रिलीज़ करवाते हैं। तो कौन कौन से थे, सबसे पहले कौन सा था हमारे पास, फिज़िकल इंजरी, दैन एंटीबॉडीज़ का बाइंड होना, दैन कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स का निकलना जिसे हम एनाफाइलेटॉक्सिन्स कहते हैं, एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स का रिसेप्टर ऑफ मास्ट सेल्स से बाइंड होना, दैन लास्ट वन न्यूरोपेप्टाइड्स और साइटोकाइंस। ये सब क्या करवाते हैं, हिस्टामिन को रिलीज़ करवाते हैं। हिस्टामिन कॉजेज डायलेशन ऑफ आर्टरीज। अब हिस्टामिन इन टर्न क्या करता है, आर्टीरियोल्स को डायलेट करवाता है और परमिएबिलिटी ऑफ वेन्यूल इंक्रीज़ करता है। आर्टीरियोल्स की डायलेशन, वेन्यूल्स की परमिएबिलिटी। हिस्टामिन इज कंसिडर्ड द प्रिंसिपल मीडिएटर ऑफ द इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज ऑफ इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। कह रहे हैं कि भाई हिस्टामिन को हम क्या करते हैं, एक मीडिएटर क्यों कहते हैं, वो भी एक इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज, इमीडिएट सबसे पहले, मतलब कि एक हमारे पास इमीडिएट, एक तो बहुत फास्ट, ट्रांजिएंट, टेम्पररी, ठीक है, उसमें ये इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या होता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इमीडिएट ट्रांजिएंट फेज ऑफ, मतलब कि ये इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी एक तो बहुत जल्दी होगी, दूसरे टेम्पररी होगी। प्रोड्यूसिंग इंटर एंडोथीलियल गैप्स। क्या होता है भाई, परमिएबिलिटी का बढ़ना लाजमी बात है, एंडोथीलियल गैप्स बढ़ते हैं, पहले भी मैंने बताया हुआ है, और पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज़ है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूज़ पे काम चल रहा होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि हिस्टामिन इसमें इन्वॉल्व होता है। इट्स वैजो एक्टिव इफेक्ट्स आर मीडिएटेड मैनली वाया बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स। अब कह रहे हैं कि भाई वैजो एक्टिव इफेक्ट्स जो हैं इनका होता कैसे है, ये कैसे होता है कि भैया जाके जब रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, जैसे कि H1 रिसेप्टर्स हो गए जो कि पाए कहाँ जाते हैं, एंडोथीलियल सेल्स पे, ठीक हो गया। H1 रिसेप्टर्स होते हैं एंडोथीलियल सेल्स पर, जिससे जाकर ये अटैच हो जाते हैं। द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देर आर कॉमनली यूज टू ट्रीट सम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सच एज एलर्जीज आर H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जो भी हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं जो एंटी एलर्जिक रिएक्शन दिखा रहे होते हैं, वो बेसिकली कौन होते हैं, वो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, क्योंकि हिस्टामिन जाके अटैच ना हो और पूरा ये ओवर स्टिमुलेशन ना हो, हाइपर सेंसिटिविटी ना हो, एंटीबॉडीज़ जाके बाइंड हुए हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव ना रहें, ठीक होगी बात। Histamine also causes the contraction of some smooth muscles, while leukotrienes described later are much more potent। अब कह रहे हैं हिस्टामिन तो वैसे क्या करता है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, हिस्टामिन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, अच्छा ज़्यादातर, लेकिन जो हमारे पास ल्यूकोट्रिन्स हैं वो मोर पोटेंशियल होते हैं स्पाजम्स ऑफ ब्रोंकियल मसल्स की, फॉर एग्जांपल इन एस्थमा। तो मतलब हम अगर बात करें कि भाई स्मूथ मसल्स तो ओवरऑल पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ ब्रोंकियल्स में मौजूद हैं या कहीं कहीं मौजूद हैं। हम एक जनरल बात करें तो वो हिस्टामिन्स होते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ ब्रोंकियल मसल्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल ल्यूकोट्रिन्स होते हैं जो स्पाजम कॉज करते हैं। जैसे कि एस्थमा वाली कंडीशन हम ये कहेंगे कि भाई ल्यूकोट्रिन्स ज़्यादा सिक्रीट होगा, ओके। अच्छा, अब हम कह रहे हैं सेरोटोनिन जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इन द ब्रेन, इसके हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी कहते हैं। ये एक प्री फॉर्म्ड वैजो एक्टिव मीडिएटर है जैसे कि हमने पढ़ा था, लेकिन ये कहाँ होता है, प्लेटलेट्स में। हिस्टामिन तो मास्ट सेल्स में था, सेरोटोनिन कहाँ है, प्लेटलेट्स में और कुछ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स में, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, तभी तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इन द ब्रेन, है ना। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स सच एज इन द GIT एंड इन मास्ट सेल्स इन रोडेंट्स बट नॉट इन ह्यूमंस।
अगर मास सेल्स में सेरोटोनिन पाया भी जाता है तो वो रोडेंट्स में, ह्यूमंस के अंदर नहीं होता। ह्यूमंस के अंदर मास सेल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या था, हिस्टामिन था। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज़ एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द GIT. इट ऑल्सो इज़ अ वेजो कंस्ट्रिक्टर बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एक्शन इन इन्फ्लेमेशन इज़ अनक्लियर। ये एक वेजो कंस्ट्रिक्टर भी है, लेकिन भाई इसका क्या ताल्लुक़ है, इंपॉर्टेंस क्या है इन्फ्लेमेशन में, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है सेरोटोनिन। ओके, होगी बात। हमने हिस्टामिन की भी बात की कि वो भी एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं ना स्मूथ मसल्स की, वो भी है। और ये आर्टेरियोज की डायलेशन करवाता है, हिस्टामिन ऐसा ही है, लेकिन सेरोटोनिन कह रहे हैं कि ये भी वेजो कंस्ट्रिक्टर है। ये ह्यूमंस में मास सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है, प्लेटलेट्स और न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स के अंदर पाया जाता है। होपफुली इतनी बात आपको याद हो गई होंगी, साथ साथ याद हो जाए, यही मेरी कोशिश होती है।